नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ्स भी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। हमें अभी पूरा तरह से फोकस होना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम के ऊपर, तभी हम अच्छा कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो देखिए, हमारा जैक द्वारा 5 मॉडल सेट निकाला गया है। उस 5 मॉडल सेट में हम लोग फर्स्ट मॉडल सेट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट मॉडल सेट को नहीं देखा है तो मैंने लिंक दे दिए है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट सेकंड जो हमारा है, सेकंड मॉडल सेट, उसके सारे क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक जरूर बने। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 140 जो हमारा नंबर है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? मतलब 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो 140 हमारा 2 से भाग जाएगा, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है? 0 है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 सते 14 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से 35 दूना 70। फिर हमारा 5 से भाग जाएगा, 5 सते 35। अब हमारा 7 खुद आ गया क्या? अभाज्य संख्या। तो हम 140 को ब्रेक किए तो क्या आया? 2 × 2 × 5 × 7। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन में हमारा सेम टू सेम 2 × 2 × 5 × 7 है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन को ही मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बारी बारी से। जिस ऑप्शन में आ जाए 140 वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 7 × 5 = 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140। इसी ऑप्शन में 140 होगा और किसी ऑप्शन में 140 नहीं होने वाला है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए एलसीएम a और b का एलसीएम गुने एलसीएम a और b का किसके बराबर होगा? मतलब कोई भी अगर हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो उन दोनों धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम और उन्हीं दोनों धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला के बेस पे एक क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट सेट में पूछ चुका है। हम फर्स्ट सेट पे ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं। तो बस इसको याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा ये कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है 45 और 160 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो 45 और 160 का एचसीएफ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नंबर हमारा 45 छोटा है 160 से, तो 45 से भाग देंगे 160 में, तो 45 से भाग जाएगा, ये 3 बार भागा चला जाएगा क्योंकि 4 बार में बड़ा हो जाएगा। तो 3 बार में 5 × 15, हाथ में 1, 4 × 12 और 1 हमारा क्या आ जा रहा है? 13। अब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 5 बच गया। 5 में से 3 जाएगा 2, 25। 25 हमारा और 45 हमारा फिर से यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा? अब 25 से 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा 25। अब घटाएंगे तो 5 में 5 0, 4 में से 2 2, फिर हमारा 25 यहाँ, फिर 20 एकम 20। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 5 से 20 में भाग देंगे तो 5 चौका 20। अब हमारा अंतिम जो है शेषफल क्या आ गया? 0। अंतिम शेषफल 0 करने वाला भाजक कौन है? 5। तो हमारा इन दोनों संख्याओं का जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 5 होगा। तो हमारा 45 और 160 का एचसीएफ जो होगा 5, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण q और r विद्यमान है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ये जो हमारा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है उसी का कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम वही है। तो देखिए क्या कहता था वो, यहाँ पे क्या कह रहा है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हुआ है, यानी दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया है तो हमें दो यूनिक नंबर मिलेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, ऑलरेडी विद्यमान रहेगा। देखिए यहाँ वही बोला, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, ये गिवन है, ये दोनों दिया हुआ है, तो दो हमें अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। तो a b और q और r में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है?
तो देखेंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं। तो हम b से भाग देते हैं a में, b से भाग देते हैं a में। तो b से भाग देंगे a में, यानी b और a हमारा 2 नंबर पहले से है दिया हुआ है। अब b से भाग दे रहे हैं a में, तो हमारा 2 नंबर मिलेगा q और r, यानी भागफल के रूप में एक नंबर मिलेगा और एक शेषफल के रूप में मिलेगा। तो इसके ऊपर रिलेशन क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस r, यही हमारा क्या है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस r, यानी b हमारा राइट आंसर है। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a की शून्यकों का गुणनफल 8 है। जो हमारा बहुपद है x² 9x प्लस a, इस बहुपद में शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तब इसके शून्यक इन 4 ऑप्शन में से कौन से होंगे। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल दिया है 8, तो हम जानते हैं x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा क्या है बहुपद का फॉर्मूला, एक तरह से समझ सकते हैं बहुपद का रूप है। यहाँ पे x के पहले शून्यकों का योगफल रहता है और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल रहता है। तो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है, मतलब a का वैल्यू दे दिया है 8। तो हमारा बहुपद क्या बन जाएगा, x² माइनस 9x प्लस 8। अब तो आप इसको आसानी से गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकाल लीजिएगा आप खुद। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के द्वारा ट्राई करते हैं कि हमारा आंसर कौन होगा। देखिए इन 4 में से जो भी ऑप्शन होगा, जो भी आंसर होगा, यानी इस बहुपद के लिए जो शून्यक होगा फिक्स इस बहुपद को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के जगह पे हम वैल्यू रखेंगे तो फिक्स इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा, क्योंकि शून्यक है। तो हम ऑप्शन भी बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल हमारा 8 होना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल 8 होना चाहिए और शून्यकों का योग 9 होना चाहिए। तो देखिए आप ऐसा सोच सकते हैं, ये जो हमारा आंसर है 8 गुना 1, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, मतलब ये, और शून्यकों का योगफल भी 9 हो जा रहा है। तो ये तो हमारा आंसर हो सकता है। ये तो फिक्स आंसर नहीं होगा कि शून्यकों का गुणनफल -8 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ये ऑप्शन हो सकता है, तो -1 और -8 मतलब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल 8 आएगा। क्या शून्यकों का योगफल आ रहा है 9, तो -1 और -8 -9 आ जाएगा। तो -9 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब हमारा इक्वेशन की ये माइनस चिन्ह को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो एक्चुअल में ये आंसर होगा। आप ऐसे भी सोचिए, 1 को रखेंगे x के जगह पे, x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ -9 इंटू 1 प्लस 8। अब 1 -9 प्लस 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 यानी 0, यानी 1 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो -1 वाला आंसर तो ऐसे ही नहीं होगा, ये और ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। और ये भी ऑप्शन -8 रख के देखेंगे तो -8 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, डी। अब 6 क्वेश्चन जो हमारा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं, तब इसका वैल्यू निकालना है। मतलब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप आसानी से इसका शून्यक निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। शून्यक आ जाएगा, बस अल्फा हमारा एक शून्यक रहेगा, उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, और एक बीटा हमारा शून्यक आएगा, उसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट अगर बनाने का कोशिश करते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए डायरेक्ट अगर हम सोचें इसको लेकर के तो कैसे होगा। तो हमारा जो दिया हुआ है वैल्यू निकालने के लिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, एलसीएम लेके ऐसा कर लिए। अब यहाँ देखेंगे एक्चुअल में ये अल्फा प्लस बीटा ही है, शून्यकों का योग है, और ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है, और ये हमारा शून्यकों का योग है। तो देखिए शून्यकों का योग क्या है, 2 है, -b/a होता है। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग हमारा जो होता है, ये बहुपद हमारा है x² प्लस 2x प्लस 1। तो शून्यकों का योग होता है -b/a। तो -b कितना है, 2 है, a कितना है, 1 है, 1। तो शून्यकों का योग कितना आया, -2 आया। और शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, तो c/a होता है, c/a। c हमारा कितना है, 1/1 यानी 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ 1, -2, मतलब हमारा आंसर इसका क्या आ रहा है, -2। इस तरह से आप सोच सकते हैं, -2 हुआ आंसर। अब डायरेक्ट अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे,
बस इसका शून्यक निकालिए, शून्यक गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकाल के बस यहाँ वैल्यू रख देना है। शून्यक जो आएगा एक शून्यक ये रहेगा, एक शून्यक ये रहेगा, आसानी से हमारा आंसर आएगा -2। 7 क्वेश्चन कहता है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, यानी कोई हमारा बहुपद है px, उसका ग्राफ दिया हुआ है। इस px बहुपद के लिए शून्यक की संख्या बताना है, कितना शून्यकों की संख्या होगा। तो ग्राफ देखिए एक अक्ष में कितना बार कट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी एक अक्ष में 4 बार ये हमारा कट कर रहा है इसका ग्राफ। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। जितना बार एक अक्ष में कट करेगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए 8 क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है हमारा 8 क्वेश्चन। तो यहाँ पे समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है और इसमें ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो समीकरण के युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल, यूनिक हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, 2 हल होगा। तो हमारा ये जब कंडीशन फॉलो करता है तो दोनों एक दूसरे के समपाती होता है। समपाती होगा मतलब अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल। मतलब हम पिछला वीडियो में ही देख चुके थे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, तो कई एक हल होता है, अद्वितीय हल। अगर ये हमारा a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, बराबर हो जाए c1 बटा c2, तो दोनों समपाती हो जाते हैं। उस समपाती में अनेक हल निकलेंगे। लेकिन a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो समांतर होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। ये हमारा है। तो हमारा यहाँ तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, अनेक हल निकलेगा। दोनों समपाती हो जाएंगे, समपाती होने पर अनेक हल निकलता है। 9th क्वेश्चन कहता है यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 समांतर है, ये दोनों रेखा समांतर हैं, तो k का वैल्यू क्या होगा। k का वैल्यू क्या होगा जो दोनों को समांतर बना दे, k का वैल्यू हमें दिखाना है। तो समांतर वाला कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, उसके अनुसार अपने k निकल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट समीकरण क्या है, 3x प्लस 2ky और ये प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बराबर 0। और हमारा सेकंड समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे a1 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 3, a2 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2, b1 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2k, y का पहले वाला कोफिशिएंट जो है ये हमारा b1, b2 का वैल्यू कितना हो जा रहा है 5, c1 का वैल्यू -2 और c2 का वैल्यू 1। हमें ये दोनों को क्या बनाना है, समांतर बनाना है। समांतर कब होता है, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो समांतर हो जाएगा। तो हमें समांतर ही बनाना है, समांतर है, k के मान ढूंढना है समांतर के लिए, तो ये हमारा फुलफिल करेगा। अब देखते हैं 3 बटा 2 हो जाएगा, a1 के जगह पे 3 और a2 के जगह पे 2 बराबर है b1, b1 2k बाई 5 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बाई c2, तो c1 -2 c2 1। तो बस हमें यहाँ क्या करना है, इसे बराबर कर देना है, ये दोनों बराबर हो जाना चाहिए। 3 बटा 2 इधर है तो इधर भी 3 बटा 2 हो जाना चाहिए। k के जगह पे हम क्या रखेंगे, k के जगह पे हम क्या रखें जो ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप चाहे तो ये दोनों को लेकर के k का वैल्यू निकाल लें, या तो फिर आप ऑप्शन में से पुट करके देखें k का किस वैल्यू के लिए ये 3 बटा 2 के बराबर हो जाएगा ये वाला। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 बटा 2 लिए 2k बाई 5, k का वैल्यू फाइंड करना है, 5 इधर चला जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 5 यहाँ चला जाएगा तो 15 हो जाएगा, 5 या 15 और 2 दूना 4। तो k का वैल्यू क्या है, 15 बटा 4। हमारा सी ऑप्शन सही है, यानी 15 बटा 4 के लिए हमारा ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है k के किस मान के लिए रेखा युग्म जो हमारा 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 तथा kx प्लस 10y इक्वल टू 15 असंगत है। असंगत कब होता है, जब उसका कोई हल ना निकले। तो कब हल नहीं निकलता है, जब हमारा दोनों रेखा क्या हो, समांतर हो। समांतर हो जाएंगे पर कोई हल नहीं निकलेगा। अगर कोई हल नहीं निकलता है इसका मतलब दोनों क्या है, असंगत है। तो हमें क्या करना है, असंगत बनाना है। असंगत कब होगा, जब हमारा k के वैल्यू क्या रहेगा, जो असंगत हो जाएगा, मतलब कोई हल ना निकले। तो यही कंडीशन सेम टू सेम है। देखिए 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये प्लस में था, गया उधर माइनस। उसी तरह हमारा सेकंड समीकरण है kx प्लस
10y प्लस में इधर 15 है, इधर जाएगा तो -15 इक्वल टू 0। तो a1 कितना हो जाएगा 8, a2 कितना हो जाएगा k बराबर होगा b1 कितना हो जाएगा 5, b2 कितना हो जाएगा 10 बराबर c1 कितना हो जाएगा -9, c2 कितना हो जाएगा -15। हमें असंगत लाना है, असंगत के लिए k का वैल्यू निकालना है, मतलब दोनों रेखा को क्या करना है, समांतर करना है। समांतर रहेगा तभी जाकर इसका कोई हल न निकलेगा, और हल नहीं आएगा इसका मतलब दोनों क्या होगा, असंगत होगा। तो हमें समांतर बनाना, तो समांतर इस कंडीशन में होता है, मतलब ये बराबर नहीं होना चाहिए लेकिन ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सेम इसी तरह ये दोनों को लेकर k का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू निकालना इस 5 और k को मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 8 80 और इधर 5k। तो यहाँ k बराबर आ जाएगा 80/5, 5 से कैंसिल करेंगे तो 16 5 80, यानी k बराबर 16। k बराबर 16 के लिए हमारा जो है ये दोनों क्या होगा, असंगत होगा। तो बी हमारा राइट आंसर है। 11वें क्वेश्चन के लिए समीकरण युग्म 5x + 3y = 4 और 3x - 2y = 10 का हल निकालना है, यानी दोनों समीकरण का हमें हल ढूंढना है। तो इस दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। 3x - 2y = 10, तो विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं कि ऑप्शन वेरीफाई करके देख सकते हैं। जो हमारा हल होगा वो निश्चित तौर पे दोनों समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मान लिया जाए अगर ये हमारा हल है, मानते हैं कि ये हमारा आंसर होगा, तो ये पक्का है इस समीकरण को भी और इस समीकरण दोनों को निश्चित क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए रख के देखते हैं, x के जगह पे 3 रखेंगे तो 5 × 15 और y के जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 और 15 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 15 आएगा, लेकिन आना चाहिए कितना 4, तब सेटिस्फाई होता है। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, x = 3 इसी समीकरण को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसको हमको चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरह से आप इसको भी वेरीफाई करके देख सकते हैं, इसको भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो निश्चित आंसर होगा। लेकिन अगर आप आंसर डायरेक्ट लाना चाहते हो तो विलोपन विधि द्वारा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 समीकरण 2, बस ये y वाला को हम इक्वल करना चाहते हैं तो ये 2 यहाँ गुना हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे गुना हो जाएगा। 5 दूना 10x प्लस 3 दूना 6y बराबर 4 दूना 8, 3 तिहाई 9x, 3 दूना 6y, 10 तिया 30। अब यहाँ देखेंगे तो ये दोनों इक्वल हो गया हमारा। ये दोनों जैसे ही इक्वल हुआ, दोनों का साइन भी अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा 10 और 9 19x बराबर 30 और 8 38। तो x बराबर क्या हो जाएगा 38/19, 19 दूना 38, यानी x बराबर 2 हुआ। तो x बराबर 2 हमारा इसी ऑप्शन में केवल है। x बराबर 1 है, ये तो आंसर नहीं होगा। x बराबर -3, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये निश्चित हो जाएगा, आगे इसका y निकालने का भी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शन में 2 रहता तो हमें y भी निकालना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x = a और y = b समीकरण x - y = 2 और x + y = 4 का हल है। मतलब a हमारा और b हमारा समीकरण इसके लिए हल है, तो a और b का वैल्यू क्या होगा, a और b का मान क्या होगा क्रमशः। ये भी हमारा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी हल निकालना है। बस यहाँ दे दिया है कि हमारा a और b हल है, तो a और b का मान निकालिए। तो ये भी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो आप विलोपन लगा के हल कीजिए, या तो डायरेक्ट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट देखेंगे 5 और 3 अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसको सेटिस्फाई कर दिया। क्या इसको भी सेटिस्फाई करता है? 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो इसको तो सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे 3 और 1, 3 में से 1 घटाएंगे, x के जगह में 3 रखेंगे और y के जगह में 1 रखेंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। उसी तरह इसमें रखेंगे तो x के जगह पे 3 और y के जगह पे 1, 3 और 1 4, मतलब 3 और 1 इस समीकरण को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस समीकरण को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। रैखिक समीकरण युग्म जो हमारा ये दिया हुआ है, इसका हल निकालना है। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करके देख लेंगे या डायरेक्ट पुट करके देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए फर्स्ट ऑप्शन को ही पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x के जगह में 2 रखेंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ 3 रखेंगे 3 दूना 6, तो 10 और यहाँ 6, 10 6 16। इसको तो सेटिस्फाई कर दिया। क्या इसको भी सेटिस्फाई करता है, चेक कर लेते हैं। तो x के जगह पे 2 तो 7 दूना 14 और y के जगह में 3,
तो 12, तो 14 में से 12 घटेगा, तो यही तो हमारा आ जा रहा है आंसर। या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2। अब इसको इक्वल करने के लिए हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 4, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 2। ये 2 यहाँ और ये 4 यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20x प्लस 4 दूना 8y, 16 चौका 64, अब 7 दूना 14x, 4 दूना 8y बराबर 4। अब यहाँ से तो ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद हमारा ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34x, और यहाँ 68 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 68 बट्टा 34, 34 से कैंसिल करेंगे, 34 दूना 68, x बराबर 2। तो x बराबर 2 हमारा 2 ऑप्शन में, ये भी है ये भी है, तो इसका मतलब y भी निकालना पड़ेगा, तब x का वैल्यू रख देंगे इस पर। तो x का वैल्यू रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 5x के जगह पे 2 रखना है, प्लस 2y बराबर 16, तो 5 दूना 10, 10 प्लस 2y बराबर 16, तो 2y बराबर 10 इधर चला जाएगा, तो 16 में से 10 घट जाएगा, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना, 3। तो 3 हमारा इस ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आइए 14 क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा 14 क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, इन चारों में से कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले अगर हम डी को देखेंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इसका हम a प्लस बी को होल क्यूब में ब्रेक करेंगे तो इधर घात 3 वाला बचेगा, क्योंकि इधर घात 3 वाला है ही नहीं जो कैंसिल कर पाएगा। इसका मतलब इसमें 3 घात वाला जरूर रहेगा, तो 3 घात वाला ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कैंसिल। अब इसमें बात करें तो इधर x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर होगा, और इधर भी x स्क्वायर प्लस में, इधर भी x स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसमें x स्क्वायर बचेगा ही नहीं। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब इसको बात करेंगे तो इसको हम देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो इसमें a स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर जरूर आएगा, लेकिन इधर x स्क्वायर है ही नहीं। इस मतलब इस समीकरण में हमारा x स्क्वायर निश्चित रहेगा, तो x स्क्वायर रहेगा तो जरूर से जरूर ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसमें भी अगर देखेंगे तो इधर दोनों गुना होकर x स्क्वायर आएगा, इधर भी x स्क्वायर आएगा, तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। आप इसमें सारे ऑप्शन को ब्रेक करके बारी बारी से देख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है, बी है। 15 क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्त मूल होने के लिए शर्त है। तो समान मूल कब होते हैं, समान मूल d इक्वल टू 0 जब होगा तब हमारा समान मूल होगा, यानी पुनरावृत्ति हो जाएगा, एक ही मूल 2 बार आ जाएगा, तो d बराबर 0। 16 क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर निकालना है, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर निकालना है। तो देखेंगे इससे अगर इसको इक्वेट करेंगे, तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो हमें विविक्तर निकालना है, तो विविक्तर बराबर क्या फार्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 4, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 चौका 16, तो क्या आ जाएगा हमारा विविक्तर 9 आ जाएगा। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया सी आंसर हमारा। अब हमारा 17 क्वेश्चन जो है, द्विघात समीकरण, इसके लिए विविक्तर क्या होगा, इसका भी विविक्तर निकालना है। तो अगर हम 17 क्वेश्चन का बात करें तो 17 क्वेश्चन में a हमारा कितना हो जाएगा 3, a बराबर 3, b बराबर कितना -2, b बराबर -2 और c बराबर कितना 1/3। तो विविक्तर बराबर फिर से फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर -4, a कितना 3, c कितना 1/3। अब इसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, 3 से 3 कैंसिल, -4 बराबर 0, यानी हमारा विविक्तर क्या आ जा रहा है 17 क्वेश्चन के लिए 0, यानी हमारा ए आंसर हो गया। 18 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसका मूल निकालना है। इस समीकरण के लिए जो है हमारा ये जो समीकरण था इसी का मूल निकालना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए विविक्तर 0 आ गया, विविक्तर 0 आया तो मूल क्या होगा, समान होगा। अगर हम मूल समान देखें तो बस ये ऑप्शन ही है हमारा मूल समान है, तो ये और ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विविक्तर 0 आएगा तो मूल क्या होगा, समान होगा। सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम, कोई अंतर नहीं है दोनों क्वेश्चन में। तो इसका विविक्तर जस्ट अभी हम निकाले हैं, तो मूल निकालना है तो क्या फार्मूला लगा देते हैं, मूल बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो b कितना है हमारा, b है हमारा -2, माइनस पहले से और -2 आएगा, प्लस माइनस d का वैल्यू 0, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, 3। तो यहाँ से माइनस माइनस +2 प्लस माइनस 0 बटा 6। अब 2 में 0 जोड़े या घटाए तो क्या रहने वाला है, 2 नीचे खींच। 19 क्वेश्चन हमारा द्विघात समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 का मूल समान हो तो k का वैल्यू क्या होगा। यानी इस समीकरण का हमें मूल क्या करना है, समान है, दिया हुआ है कि मूल हमारा समान है, तो मूल समान होने के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए, k का वैल्यू फाइंड करना है। कब, जब मूल हमारा क्या हो, समान हो। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, kx² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये दिया है। अब हम जानते हैं कि मूल समान होता है तो विविक्तर क्या होगा, 0 होगा। तो a का वैल्यू यहाँ क्या, k, b का वैल्यू क्या है 4 और c का वैल्यू 1। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b हमारा कितना है, 4 है, स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, k है, c कितना है, 1 है। और हमारा क्वेश्चन बोल दिया कि मूल समान है, मूल समान है, तो मूल कब समान होता है, विविक्तर 0, मतलब d का वैल्यू 0। तो यहाँ d की जगह पे 0 रख दिए, तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 4 चौका 16, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 इंटू k, 4k। अब ये हम इधर ले जाएंगे तो 4k प्लस में चला जाएगा, तो इधर 16, 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, तो k बराबर क्या हो गया, 4। तो हमारा डी ऑप्शन राइट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो हमारा 20 क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस समीकरण का मूल निकालना है। तो मूल निकालने का आप चाहे तो इसको गुणनखंड भी दोबारा बना सकते हैं, या फार्मूला सूत्र, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी मूल निकाल सकते हैं, या ऑप्शन से भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को आंसर हो सकता है, अगर मान लिया जाए ये आंसर हमारा हो, तो हमारा 3 जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करना चाहिए और 2 भी इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है तो हम निश्चित बोल सकते हैं आंसर होगा, लेकिन हमको सेटिस्फाई करके देखना होगा चारों। अगर ये आप सेटिस्फाई नहीं किया तो इसको चेक करना होगा, ये नहीं किया तो इसको चेक करना होगा, नहीं तो फिर उसको करना होगा। या तो फिर आप आसानी से अगर और देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ शून्यकों का गुणनफल रहता है, शून्यकों का गुणनफल 10 है, तो किसको गुना करने से 10 आएगा, तो इसको गुना करने से 10 नहीं आएगा, इसको गुना करने से 10 नहीं आएगा, इसको गुना करने से 10 नहीं आएगा, इसी में 10 आ रहा है, -10। तो अब हम लोग 21 क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो 21 क्वेश्चन कहता है AP जो हमारा है 3, 1, -1, -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद A और सारवंतर D निकाले। तो प्रथम पद तो 3 हो गया, 3, A हमारा क्या हो गया 3, और सारवंतर कैसे निकलेगा, दूसरा माइनस पहला, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दूसरा पद हमारा 1 है, पहला पद 3 है, घटाएंगे तो -2 आएगा, मतलब 3, -2 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम पद 3 और सारवंतर -2। अब 22 क्वेश्चन है हमारा। 22 क्वेश्चन है कि AP जो दिया है इसके लिए कौन सा पद शून्य होगा, यानी AP में ये पहला पद होगा, दूसरा पद, तीसरा पद, कौन सा पद हमारा शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारा पहला पद कितना दे दिया है 21, सारवंतर कितना हो जाएगा, तो 18 -21, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो कितना हो जाएगा -3। अब हमें पता करना है कि इस AP में कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा अंतिम पद जो होगा AN बराबर 0 होगा, यानी शून्य होगा। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। तो an बराबर हम क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद हम मान लिए हैं क्या है, शून्य है, an बराबर 0। a हमारा कितना है, पहला पद कितना है 21, प्लस n नहीं मालूम है, n को निकालना है कि कैवां पद है हमारा 0, और d हमारा कितना है -3। अब ये हमारा -21 इधर चला जाएगा, इधर प्लस में इधर गया तो माइनस, और ये -3 यहाँ भाग में आ जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा n -1, माइनस कैंसिल, 3 सत्ते 21, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 उधर चला जाएगा तो 7 + 1 = 8, तो n बराबर 8, यानी 8वां पद जो होगा हमारा वो क्या होगा, इस AP का 0 होगा। अब 23 क्वेश्चन क्या कहता है, 23 में हमारा है कि AP जो दिया है 7, 13, 19 ... 205 में कितने पद हैं। इस AP में
मतलब इस एपी में कुल कितने पद हैं, तो हमारा प्रथम पद क्या हो गया 7, सार्वंतर का बात करें तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 6, और अंतिम पद हम मान लिए हमारा ये है, तो अंतिम पद क्या है an बराबर कितना है 205। तो इसमें कितना पद है यानी n का वैल्यू निकालना है, तो फिर से हम ये फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 205 बराबर a 7 प्लस n निकालना है n माइनस 1, डी कितना है 6, ये 7 इधर घट जाएगा माइनस में, तो 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा 198, और n माइनस 1 इंटू 6, ये 6 डिवाइड में हो जाएगा तो 198, 6 डिवाइड में n माइनस 1। अब 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 से 6 तिया 18 और 1 6 तिया 18, तो n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर क्या हो जाएगा 33 प्लस ये माइनस में इधर आया प्लस हो गया, तो n बराबर 34। यानी इस एपी में टोटल कितना टर्म है, कितना पद है 34 पद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना है। तो देखिए 24 क्वेश्चन है कि 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 घन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले नंबर 6 से भाग जाने वाला प्रथम धन पूर्णांक कौन सा है, तो सबसे पहला नंबर हमारा 6 हो जाएगा, उसके बाद 12 24, इस तरह से हमारा संख्या जो होगा वो 6 से विभाज्य होगा और धन पूर्णांक भी है। तो इस तरह से हमारा 40 पद का योग निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो a हमारा दे दिया है, पहला पद दे दिया है 6, सार्वंतर भी आ जाएगा 6, 12 घटाओ 6 मतलब 6, और हमारा टोटल कितना पद है 40 पद को जोड़ना है, यानी n बराबर कितना है 40। तो योग का फार्मूला क्या होता है SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है 40 बटा 2, 2a कितना है 6 प्लस n कितना है 40 माइनस 1, डी कितना है 6। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 6 दूना 12 प्लस 40 में 1 घटेगा 39 गुने 6, तो क्या हो जाएगा 20 12 प्लस 9 6 54 का 4 हाथ में 5 6 तिया 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। अब ये 20, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 3 और 1 4 2, अभी दोनों गुना हो जाएगा तो 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12 हाथ में 1 4 दूना 8 और 1 9 2 दूना 4 और 1 0, 49 20 यानी हमारा सी ऑप्शन राइट है। तो इस तरह से हमारा 24 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 25 क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सारे के सारे त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से वो त्रिभुज हैं जो सारे एक दूसरे के क्या हैं समरूप हैं, तो हमारा इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। सारे समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के क्या है समरूप हैं, बाकी ये सब हमारा समरूप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज जो होगा 100% सारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। 26 क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज जो हमारा ABC है इसमें DE समांतर है BC का, DE समांतर है BC का, जहाँ पे हमारा वैल्यू दिया हुआ है BD बराबर 7.2 यानी BD 7.2, AE जो है हमारा 1.8 और EC हमारा है 5.4। तो हमें AD का वैल्यू निकालना है, ये AD निकालना है। तो ABC में हमारा ये समांतर दिया हुआ है, DE समांतर है BC का, तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा की कोई समांतर खींची गई रेखा जो है अन्य दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटता है, मतलब AD बटा DB AE बटा EC, ये हमारा क्या हो जाएगा बराबर होगा थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से ये हमारा AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि DE समांतर है BC का, इसलिए थेल्स प्रमेय से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD का वैल्यू फाइंड करना है, AD DB का वैल्यू 7.2 बराबर AE हमारा 1.8 और EC हमारा 5.4। तो AD निकालना है तो क्या हो जाएगा 1.8 5.4 और ये 7.2 इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.2। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, 18 तिया 54 और 3 से काटेंगे तो 3 से ये कटेगा, 3 दूना 6 और 3 चौका 12 2.4। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 26 का आंसर क्या हो जाएगा सी। आइए अब हम लोग 27 क्वेश्चन को देखते हैं। तो 27 है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण
एक अन्य त्रिभुज के दो कोण क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस समरूपता की कसौटी से क्या कहते हैं? मतलब हमारा दो त्रिभुज है, दोनों का दो दो कोण आपस में बराबर है। मतलब पहला त्रिभुज का कोई दो कोण दूसरा त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इस समरूपता की कसौटी को क्या कहते हैं? तो हम इस समरूपता की कसौटी को बोलते हैं ए समरूपता की कसौटी से। मतलब ए कोण समरूपता की कसौटी से। अगर दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बराबर। मतलब उसको हम ये भी बोल सकते हैं ए समरूपता की कसौटी से। लेकिन हमारा ऑप्शन में ए समरूपता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब 28 हमारा है, निम्न में से कौन त्रिभुज सर्वांगसम की कसौटी नहीं है? मतलब कोई त्रिभुज है, दो त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होते हैं, तो कौन कौन कसौटी पालन करता है, यानी कैसे कैसे सर्वांगसम हो सकते हैं? तो इनमें से एक ऑप्शन हमारा जो है सर्वांगसमता का कसौटी नहीं है, तो हमारा एस सर्वांगसमता की कसौटी है। उसी तरह ए भी हमारा सर्वांगसमता की कसौटी है और एस भी हमारा सर्वांगसमता की कसौटी है। लेकिन ए हमारा सर्वांगसमता नहीं है, समरूपता की कसौटी है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? बी जो हमारा ऑप्शन है, कोई भी सर्वांगसमता के लिए कसौटी ये नहीं होता है, ये समरूप के लिए होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हमारा 29 क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से होंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। यहाँ बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज है, कोई दो समरूप त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है। यहाँ होना चाहिए क्षेत्रफल बराबर हो, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो। अगर ऐसा होगा, मेरी उम्मीद से तो यही होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। अगर दो समरूप त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डॉट में रखिए इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर हम ऐसा बनाएंगे तो निश्चित इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। अब 30 क्वेश्चन क्या है हमारा? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, यानी एक त्रिभुज है हमारा ABC है AB और C हमारा क्या है? समकोण है, जिसका कोण C समकोण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो देखिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, समकोण के साथ साथ क्या है? समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर है। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा हमारा क्या होगा? निश्चित बराबर होगा। ये सबसे लंबी भुजा होता है, ये बराबर नहीं हो सकता किसी का, इसलिए हमारी ये दोनों भुजा निश्चित क्या होगा? बराबर होगा। समद्विबाहु है, इसलिए AC बराबर होगा क्या? CB का। ये हमारा क्वेश्चन ही बोल दिया, समझिए। तो अब हमें ये चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में कौन इसके लिए कंफर्ट होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे तो कर्ण हमारा ये हो जाएगा। तो AB² बराबर अन्य दो भुजा यानी AC² प्लस BC², यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो अब यहाँ देखेंगे, AC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AC के जगह पे हम लिख सकते हैं CB। तो AB² बराबर AC को हम कन्वर्ट कर रहे हैं CB में। क्यों? अगर हम देखें आंसर में तो AB² है, इधर 2AC है, तो AC है यहाँ पे, इसका मतलब AC अगर हमको लाना है, AC में आंसर है और AB में आंसर है। ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, फिक्स है, ये दोनों में से ही आंसर होगा। तो देखिए, AC है हमारा, आंसर में AC है, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं? BC है ये, तो BC को हम लिख सकते हैं AC। तो AC² और इस BC के जगह पे लिख देंगे AC, तो क्या हो जाएगा? 2AC² हो जाएगा। तो AB² इक्वल टू 2AC²। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? D आंसर हो जाएगा। तो हमारा D आंसर हो गया 30 का। 31 क्वेश्चन क्या हुआ? त्रिभुज ABC में AB 7 है, AC 25 है और BC 24 है, तो कोण B का मान बताइए। यानी ये हमारा समकोण को त्रिभुज होगा। अब 25 सबसे लंबी भुजा कर्ण ले लीजिए और एक भुजा को 7 ले लीजिए और एक को 24 ले लीजिए। इस तरह से आप करेंगे, स्क्वायर 25 का और 24 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो निश्चित ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। तो B हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा इसका आंसर। आप करके देखेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। 32 क्वेश्चन कहता है, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है?
तो हमारा कोई भी वृत्त में अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा इस वृत्त में एक बिंदु पे छूती है, मतलब एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदु पे। तो 32 क्वेश्चन हो गया। आइए 33 को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त है, इस वृत्त में एक स्पर्श रेखा है बिंदु P से, इस बिंदु से हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितना है, 15 सेंटीमीटर। यानी एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और P की दूरी केंद्र से 17, यानी केंद्र जो हमारा वृत्त का केंद्र होगा उससे ही हमारा ये बिंदु P है वो कितना दूर है, 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये हमारा ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हमारा केंद्र मान लिए O है और ये हमारा स्पर्श रेखा T है। तो यहाँ से ये जो त्रिभुज बन रहा है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा ये OP क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। तो OP हमारा कितना है, 17, OT हमें फाइंड करना है, यही हमारा त्रिज्या है, TP कितना है, 15। तो यहाँ से OT स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर, ये प्लस में था इधर चला जाएगा तो माइनस 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225। अब घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 8 में से 2 गया 6, 64 हुआ। यानी OT स्क्वायर इक्वल टू 64। तो OT बराबर रूट इधर चला जाएगा 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा जो त्रिज्या होगा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा डी आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है हमारा कि यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, मतलब एक वृत्त है, T हमारा बिंदु कॉमन है, यानी T से स्पर्श रेखा खींचा गया है, दो स्पर्श रेखा। इस तरह से हमारा दो स्पर्श रेखा हो गया, P एक का नाम है और एक का नाम TQ, यानी TP और TQ किसी वृत्त पे दो स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि POQ जो एंगल हमारा POQ है 110 डिग्री है। POQ मतलब ये हमारा केंद्र होगा O, यहाँ POQ जो होगा वो हमारा क्या होगा, 110 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया है। तो हम जानते हैं कि हमारा त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, यहाँ कितना कोण बनेगा, 90। यहाँ पे कितना कोण बनेगा, 90। तो 90 हो गया, 90 हो गया। और ये देखेंगे तो हम चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, OPTQO हमारा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का चारों कोण का योगफल कितना होता है, 360 होता है। तो ये 90 90 180 ये हो गया। तो ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। तो यहाँ 110 है तो ये पक्का कितना होगा, 70 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 70, यानी बी हमारा ऑप्शन राइट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर छूती है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट है। अब हमारा 36 क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं 36 क्वेश्चन को। तो इसको हटाते हैं। तो 36 हमारा बोल रहे कि 120 डिग्री कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा कोई वृत्त होगा, उस वृत्त का त्रिज्या 7 है और कितना कोण बना रहा है, जो इसमें त्रिज्यखंड है 120 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का वैल्यू 22/7, हमारा त्रिज्या 7 है तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 7 गुने 7 और थीटा कितना 120/360। ये 7 से 7 का आंसर, ये 0 से 0, 12 तिया 36। अब इसके अलावा नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15, 154/3। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कौन आंसर हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 37 ये हमारा 36 था, ये 37 हम देखते हैं। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि दिया हुआ है। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा, चतुर्थांश जो हमारा होता है वृत्त का 1/4 भाग होता है, मतलब चौथा भाग है, ये हमारा एक चतुर्थांश हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो चतुर्थांश का डायरेक्ट फार्मूला हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए तो ये हमारा त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है और ये हमारा एक चतुर्थांश भी त्रिज्यखंड है, लेकिन यहाँ पे कोण कितना है 90। तो थीटा की जगह पे 90 रखेंगे तो 90 से कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 90, तो 90 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार 9 चौका 36, यानी हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 4। ये हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला है।
तो बोल रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि दिया होगा। तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, लेकिन त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो त्रिज्या आएगा इस परिधि से। तो हम जानते हैं परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि जो होगा वो होता है फार्मूला 2πr, लेकिन हमारा परिधि कितना दिया है 22, तो 2πr, तो पाई का मान कितना 22/7। तो यहाँ से r निकल जाएगा, तो r निकलेगा कैसे, r ये 7 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 और 22 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो r बराबर क्या हो गया 7/2, 7/2 हमारा r निकल गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए, तो चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है πr²/4। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/4, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr², चतुर्थांश हमारा चौथा भाग है, इस चलते 4 से भाग दिए। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना आ गया 7/2 आ गया, तो 7/2 गुने 1/4। अब यहाँ से 7 से 7 कैंसल, 2 से 11 कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 सते 77/8। अब इसको हम भाग करेंगे तो 8 से भाग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 9 72, यानी 8 9 72, 9 दशमलव समथिंग आएगा। तो हमको आगे चेक करने का भी ज़रूरत नहीं, हमारा ए आंसर सही होगा, क्योंकि 8 से भाग देंगे तो 9 × 72, 9 बार तो फिक्स जाएगा, 10 ये सब तो आंसर होगा ही नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा 38 क्वेश्चन क्या कहता है, अर्धवृत्त पर बना कोण होते हैं, यानी अर्धवृत्त पर जो कोण होते हैं कितना बनते हैं। तो अर्धवृत्त है, मान लो कोई भी अर्धवृत्त लिया जाए, तो अर्धवृत्त जैसे ये हमारा ये केंद्र हो गया पूरा वृत्त का, ये अर्धवृत्त हुआ, तो अर्धवृत्त पर बना कोण यानी परिधि में कितना कोण बनेगा, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा 90 डिग्री, यानी समकोण बनता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये हमारा 9th क्लास का थ्योरम है कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितने होते हैं 90 समकोण होते हैं। अब 39 क्वेश्चन हमारा क्या है, 39 क्वेश्चन कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है। मतलब एक हमारा वृत्त है, उसमें लघु वृत्तखंड, ये वृत्त का केंद्र हो गया, बोलता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया है, यानी एक हमारा लघु वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12, तो हमारा पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितना दिया हुआ है हमारा वृत्त का 7 सेंटीमीटर, तो r की जगह पे 7 × 7 - 12, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 7 × 14, 7 × 14 = 15, 12 घटाएंगे 154 में से तो 2 और 5 में से 1 गया 4, यानी 142 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट हमारा है 40 क्वेश्चन क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाती है। मतलब एक वृत्त है, वो वृत्त हमारा एक चाप है वृत्त में जो केंद्र पर कितना कोण बनाती है 60 डिग्री, यानी ये जो चाप है ये हमारा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, किस वृत्त पे, जिसका त्रिज्या कितना है 21। तो हमारा चाप की लंबाई क्या होगा, तो चाप की लंबाई क्या होता है 2πr θ/360 होता है। तो 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, r कितना हो गया 21, थीटा कितना है 60/360, 7 या 21, 0 से 0, 6 6 36, 3 दूना 6, 2 से 2 कैंसिल, हमारा कितना आंसर आ रहा है 22 सेंटीमीटर, यानी हमारा चाप का लंबाई कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में अपने मेहनत लगन के साथ अपना तैयारी में भिड़े रहे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए आप एकदम तन मन धन लगाकर अपना एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे ढंग से करते रहें,
चलिए फिर आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ थर्ड सेट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।